नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 22, जिसमें हम सारी जैव प्रक्रियाएं जैसे कि अपना पोषण है, अभिगमन है, या फिर हम बात करें श्वसन की, या फिर हम बात करें उत्सर्जन की, तो ये सारी जो जैविक प्रक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर चलती है, इनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। आज की इस कक्षा के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ पोषक तत्वों के बारे में। जो भी चीज आप खा रहे हो उससे आपको क्या मिल रहा है, क्या उस खाने को खाने से आपको ऊर्जा मिल रही है, क्या आपके शरीर का निर्माण हो रहा है, या फिर शरीर के अंदर चलने वाली जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं हैं उनके लिए वो जरूरी है। ऐसे सारे पोषक तत्वों की हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले देखिए कि आपके कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप खाते हो। पोषण का मतलब क्या है कि कोई भी चीज जो आप खा रहे हो जो कि आपके शरीर के लिए जो है जरूरी है, वो आपके पोषण तत्व है और इसी को अपन पोषण कहते हैं। अब ये जो पोषक तत्व है, कोई आपको ऊर्जा देगा, कोई आपको रोगों से बचा के रखेगा, कोई आपके शरीर का निर्माण करेगा। तो इस तरीके से इन पोषक तत्वों में हम चीजें पढ़ने वाले हैं। कोई चीज आप खा रहे हो, वो आपको स्वाद में मीठी लग रही है, उससे आपको अगर एनर्जी मिल रही है तो वो आपका क्या है। कोई चीज है जैसे कि आप फास्ट फूड खा रहे हो, या फिर कोई तेल खा रहे हो, कोई मेवे खा रहे हो, या फिर मांस खा रहे हो, अंडे खा रहे हो, इसमें आपका क्या क्या उपस्थित होता है, बस यही बात है जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो इन सब चीजों के नाम सुन के मुंह में पानी आ गया ना। ऐसे ही बस ये जो आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इसमें भी आपको इसी तरीके से आपकी जो जैविक प्रक्रियाएं हैं, आपकी जिंदगी के अंदर जो चीजें हो रही हैं आपके शरीर में, वही आप पढ़ेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि मानव शरीर में पोषण प्रक्रिया, शरीर की स्वस्थ वृद्धि। अब हमें जो है विकास करने के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए और परिवर्धन के लिए, जैसे हमें पता है कि पहले छोटा बच्चा होता है, वो सिर्फ दूध पीता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, छोटी छोटी चीजें खाने लगता है, तो तभी हमारा जो वृद्धि होती है, विकास होता है, वो हम खाने से ही हो रहा है। खाएंगे प्रॉपर तभी जाके तो हमारे शरीर का विकास होगा। तो वृद्धि और परिवर्धन के लिए ऐसा भोजन करना चाहिए जिसके द्वारा आवश्यक पोषक पदार्थों की पर्याप्त मात्रा प्राप्त हो सके। जो भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है, हमारे वृद्धि को करने के लिए, परिवर्तन को करने के लिए, वो सब हमें खाना चाहिए। पोषक आहार में मौजूद रासायनिक घटक होते हैं जो शरीर का पोषण करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि पोषक पदार्थों को मोटे तौर पर हम 3 कैटेगरी में, यानी कि 3 श्रेणियों में विभक्त करते हैं। पहली बात करेंगे यहाँ पर जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। तो पहली चीज याद रखना कि ऊर्जा जो हमें प्राप्त होगी वो किस किस से प्राप्त होती है। एक आपको प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से। दूसरी आपको ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है प्रोटीन से, और तीसरी जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो आपको प्राप्त होती है वसा से। यहाँ पर हमने एक दूसरी श्रेणी भी बनाई है जिसमें अपन ने क्या लिखा है कि पोषक पदार्थ जो शरीर को बनाते हैं। तो आपके ये जो प्रोटीन है वो शरीर का निर्माण भी करेंगे, यानी कि हमारे शरीर का निर्माण खंड है आपके प्रोटीन। दूसरी चीज क्या है, ये हमें ऊर्जा भी देते हैं, ठीक है। तो जो पोषक पदार्थ जो शरीर को बनाएंगे वो आपके प्रोटीन। अब जो हमारी वृद्धि के नियंत्रण करेंगे वो आपके कौन है, विटामिन, खनिज। याद रखिएगा, जो आपके विटामिन होंगे वो आपको कभी भी ऊर्जा नहीं देंगे, ऊर्जा नहीं देंगे, बट ये क्या करेंगे कि आपको रोगों से बचा के रखेंगे। अपन कहते हैं ना कि ये विटामिन की कैप्सूल ले ले, विटामिन की चीजें खा ले, विटामिन वाले फ्रूट खा ले, फल खा ले, ये तेरे लिए सही रहेगा। तो ये क्या करते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं और हमारे शरीर के लिए जरूरी है। अगर इनकी कमी हो जाएगी तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रोग हमारे शरीर के अंदर हो सकते हैं। तो ऊर्जा नहीं देंगे लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएंगे, रोगों से सुरक्षा करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अपन बात करेंगे किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। देखिए, कार्बोहाइड्रेट आपके क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अंदर आती है मीठी चीजें,
कौन सी? मीठी चीजें, जैसे कि आप चीनी खा रहे हो, आप गन्ना खा रहे हो, कोई भी फल खा रहे हो, कोई भी ब्रेड खा रहे हो, जितनी भी मीठी चीजें हैं वो सब आपकी किसके अंदर आती है? कार्बोहाइड्रेट के अंदर आती है। साथ के साथ जैसे आपके आलू खा रहे हो, ठीक है, तो यानी कि स्टार्च और सेल्यूलोज का जो स्रोत है वो भी कौन है? आपके कार्बोहाइड्रेट ही हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो जितनी भी मीठी चीजें हैं वो सब आपकी किसके अंदर आ जाएंगी? कार्बोहाइड्रेट के अंदर आ जाएगी। जब अपन यहाँ पर बात करेंगे वसा की, तो वसा के अंदर क्या होता है? देखो, वसा जो होती है, एक तरीके से आदमी मोटा होता है इससे। आपने देखा है कि अगर किसी के वसा ज्यादा है तो वो मोटा होता है, किसी के फैट यानी कि वसा कम है तो वो पतला होता है। तो वसा क्या करती है? एक तो हमें ऊर्जा भी देगी, दूसरा हमारे शरीर को सुरक्षा भी प्रदान करेगी, क्योंकि एक मोटे आदमी के मुक्के दो तुम, उसको कम लगेगी, एक पतले आदमी को मुक्के दो, उसको ज्यादा लगेगी। तो वसा क्या है? आपके सुरक्षा भी प्रदान करेगी बाह्य कारकों से और साथ के साथ ऊर्जा भी देगी। वसा के जो स्रोत होते हैं वो क्या है? तो जिनसे भी आप मोटे होते हो, जैसे कि तेल वाली चीजें हो गई, ये वसा के अंदर ही आती है। जैसे कि अपन बात करें मेवों की, मूंगफली की, ये भी आपके किसके अंदर आती है? वसा के अंदर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जैसे तेल हो गया या फिर अपन बात करें मेवे हो गए, ये आपके वसा बनाते हैं। अब अपन बात करते हैं तीसरी चीज, प्रोटीन की। तो जो प्रोटीन है वो आपके किस किस से मिलता है? आप देखिए, ये जो प्रोटीन है, कई लोग जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आपने देखा हो अगर तो ये लोग अंडे बहुत ज्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी का निर्माण होता है, जिसकी वजह से इनको ऊर्जा भी मिलती है। तो यहाँ पर प्रोटीन किसके अंदर होता है? जैसे कि आपके अंडे के अंदर होता है, दालों के अंदर होता है। अपन की मम्मी कहती है ना कि दिन में 1 कटोरी दाल तो अपन को खानी चाहिए, रात मतलब हर दिन 1 कटोरी दाल तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो हमारे शरीर का निर्माण करेगी, वो हमारे शरीर को ऊर्जा भी देगी। तो यहाँ पर अंडे हो गए, दाल हो गए, सोयाबीन हो गया, आपके मांस हो गया, ये सब क्या है? ये है आपके प्रोटीन के स्रोत। ठीक है, ये सब क्या है? प्रोटीन के स्रोत है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर इन तीनों के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो देखो, इस पूरे चित्र के अंदर तुम्हें दिख रहा होगा कि आपके मीठी चीजें जैसे चॉकलेट भी आ गया, आपके फल आ गए, आपके अनाज आ गए, ये सब किसके अंदर आते हैं? कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है? शर्करा। हमारे आहार में ऊर्जा के मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट शर्करा, स्टार्च या सेल्यूलोज के रूप में हो सकते हैं। तो देखिए, शर्करा तो आपके जैसे फल है, दूध है, गन्ना है। अब आप कहोगे कि मैम दूध के अंदर कहाँ चीनी होती है? दूध के अंदर आपकी एक शर्करा होती है जिसे अपन कहते हैं लैक्टोज शर्करा। ठीक है, तो यहाँ पर इस लैक्टोज को अपन दूध शर्करा कहते हैं। स्टार्च जैसे कि आलू, गेहूं, चावल, इनमें हो गया। सेल्यूलोज जैसे कि सलाद और कच्ची सब्जियां, इनमें आपके सेल्यूलोज होता है। तो ये बात हुई किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी? वसा की, यानी कि फैट की। तो देखो, जैसे कि आपका तेल हो गया, जैसे कि आपके मेवे हो गए, जैसे कि आपके यहाँ पर चावल हो गए। बात करें यहाँ पर मांस की, तो ये भी आपके क्या हो गया? वसा का स्रोत हो गया, फैट का स्रोत हो गया। देखिए यहाँ पर शरीर को गर्म रखते हैं। अब वसा क्या है कि वसा में घुलनशील जो विटामिन हम आगे पढ़ने वाले हैं, 2 प्रकार के विटामिन पढ़ेंगे, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो उनके जो वसा में घुलनशील विटामिन है, उनके अभिगमन में ये मदद करेगा। वसा के कुछ स्रोत है, जैसे कि आपके घी हो गया, तेल हो गया, मक्खन, मीट, मेवे, है ना, ये सब वसा के स्रोत हो गए। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण पर 37 किलो जूल यानी कि 9 किलो कैलोरी। बात करते हैं अगर अपन कि 1 ग्राम वसा के अंदर कितनी ऊर्जा होती है, तो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है होती है किसके अंदर? 1 ग्राम वसा के अंदर। ठीक है, सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है अपन को इस वसा से, फिर उससे कम मिलती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से। सबसे ज्यादा किससे मिलेगी? वसा से ही मिलेगी। ठीक है,
चलिए देखिए आगे। अब बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन के सोर्स जो हमारे शरीर के निर्माण खंड है। अगर आप इस चित्र को देख पा रहे हो, एक आदमी ने इस तरीके से किया हुआ है, उसमें देखो उसके डोले शैले पे यहाँ पर जैसे मांस भी है, अंडे भी है। तो ये सब क्या है, आपके प्रोटीन के स्रोत होते हैं, जैसे कि दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, चावल हो गया, आपके अंडे हो गए, आपके मांस हो गया, ये सब प्रोटीन के स्रोत है। दूध, दाल, अंडा, ये सभी प्रोटीन से भरपूर होते हैं। प्रोटीन का मुख्य काम शरीर के ऊतकों की वृद्धि करना है। अब देखिए, तभी तो अपनी मम्मी कहती है कि दाल खाया करो, और जो जिम करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि अंडे खाया करो, जिससे आपके शरीर के ऊतक जो है वो वृद्धि करे। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं, यहाँ पर 3 चीजें हमने पढ़ ली जो हमें ऊर्जा दे रहे हैं। कौन कौन? और शरीर का निर्माण कर रहे हैं, जैसे कि प्रोटीन। ऊर्जा कौन कौन दे रहा है? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, और आपके प्रोटीन भी है। और प्रोटीन को हम अलग से जब देखते हैं तो ये आपके शरीर के निर्माण खंड भी है। अब तीसरी बात करते हैं, जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देंगे लेकिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक होंगे, हमें रोगों से बचने में सहायता करेंगे। अगर इनकी कमी हो जाती है तो कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। अब देखिए, जब अपन यहाँ पर बात करेंगे किसकी? विटामिन की, तो विटामिन ऊर्जा तो देंगे नहीं। पहली चीज मैंने आपको बताई दी कि ऊर्जा तो ये देंगे नहीं। हमें क्या करेंगे कि इनकी कम मात्रा ही हमारे शरीर को जरूरी होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होते। अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा मात्रा में कुछ ऐसे विटामिन भी है, जैसे कि ए और डी, बहुत ज्यादा मात्रा में मिल गया तो इनकी अधिकता से भी बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो इनका एक बैलेंस जो है, मात्रा अपन को चाहिए होती है। विटामिनों की बात करते हैं तो आपके वसा में विले विटामिन होते हैं। वसा में विले का मतलब क्या है कि जो वसा के अंदर घुल जाएंगे तो उनको अपन बोलेंगे वसा में विले विटामिन। दूसरे आपके होते हैं जल में विले विटामिन, जो जल के अंदर घुल जाएंगे उन्हें अपन कहेंगे जल में विले विटामिन। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, एग्जाम में लिख के नहीं आनी है लेकिन आपको याद करने की दृष्टि से मैं बता रही हूँ। ठीक है, देखो अपन क्या लिखते हैं कि कीड़ा फट गया। देखो ऐसे लिखना, कीड़ा फट गया। ठीक है, तो फट से क्या बना? फैट। फट से क्या बना? फैट। ऐसे, तो फैट का मतलब होता है वसा, है ना। यहाँ पर वसा में विले जो विटामिन होंगे वो कौन से होंगे? के, ई, डी, ए। तो वसा में विले विटामिन है विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ए। ठीक है, अगर अपन बात करें जल में विले विटामिन की, तो आपके जो बी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि आपके बी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे B1, B2, B3, B5, B7, B12 ऐसे आते हैं, तो बहुत सारे B हो गए, इसलिए अपन इसको बोल देते हैं B कॉम्प्लेक्स। और आपके विटामिन सी, ये होते हैं जल में विले विटामिन। अब हर एक विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है ये देखेंगे, और हर एक विटामिन के लिए जो स्रोत है वो क्या है। तो देखो, सबसे पहले अगर यहाँ पर अपन बात करें कि विटामिन ए है, ठीक है, यहाँ पर मैं विटामिन लिख रही हूँ और उसकी कमी से होने वाला रोग लिख रही हूँ। ठीक है, कमी से होने वाला रोग। ठीक है, देखो जब विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए की कमी से, ए से आंख ऐसे बना लेना, तो आंखों की एक बीमारी हो जाती है अगर इसकी कमी हो जाए तो, जिसे अपन कहते हैं रतौंधी। इससे क्या होता है कि आदमी को ना रात में नहीं दिखता है। विटामिन ए के लिए अगर अपन बात करें स्रोत की, तो यहाँ पर जैसे अपन कहते हैं ना कि सर्दियां आ रही है, गाजर खाया करो, टमाटर खाया करो, तुम्हारी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। तो गाजर हो गया, टमाटर हो गया, गोल्डन धान हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं? विटामिन ए के स्रोत। बात करें यहाँ पर विटामिन बी की, तो जब विटामिन B1 है उसकी कमी से आपका कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, B से B1 और B से बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन सी जो होता है, सी की कमी से आपका हो जाता है स्कर्वी रोग। कौन सा रोग? स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी की कमी से आपका जो होता है वो होता है रिकेट्स रोग।
रिकेट्स का मतलब क्या होता है कि जो बच्चे हैं, अगर बच्चों के अंदर होता है तो वो आपका रिकेट्स रोग होता है, जिसमें क्या होगा, पैर जो है बिल्कुल टेढ़े से हो जाते हैं, हड्डियां मजबूत नहीं होती, उसको अपन कहते हैं रिकेट्स रोग। अगर अपन बात करें कि विटामिन ई की कमी हो जाती है, अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो क्या होगा, नपुंसकता आ जाएगी। क्या आ जाती है, नपुंसकता आ जाती है अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है। और अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो क्या होगा, के से खून बना लेना, यानी कि खून का थक्का नहीं बनता, खून का थक्का नहीं बनता अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो क्या होगा, खून का थक्का नहीं बनेगा तो आपके बहुत ज्यादा, अगर किसी को चोट लग गई नॉर्मल भी, तो उसके बहुत ज्यादा जो खून है वो बह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये विटामिन है जिनकी कमी से होने वाले ये रोग है। अब एक एक के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए, शरीर की वृद्धि और रखरखाव के लिए आवश्यक है, इनकी आवश्यक अपेक्षाकृत थोड़ी मात्राओं में होती है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में अपन को ये नहीं चाहिए होते। अगर किसी विटामिन की लंबे समय तक कमी हो रही है तो रोग भी हो जाता है। कुछ विटामिन जैसे कि ए और डी, इनकी अधिकता भी हानिकारक हो सकती है, यानी कि ज्यादा विटामिन भी अपन को नहीं चाहिए होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, घुलनशीलता के आधार पर विटामिनों के दो प्रकार हैं, आपके जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। कीड़ा फट गया यानी कि आपके वसा में घुलनशील KEDA और आपके जल में घुलनशील B कॉम्प्लेक्स और C। तो देखो, जल घुलनशील B कॉम्प्लेक्स और C और वसा में घुलनशील KEDA। ठीक है, ये आपके वसा में घुलनशील। अब एक एक विटामिन की बात करते हैं। विटामिन ए, इसका स्रोत क्या है, अपन कहते हैं ना कि सर्दियों में गाजर खाया करो, टमाटर खाया करो, तुम्हारी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। तो जैसे कि दूध, गाजर, टमाटर, अंडा, ये विटामिन ए के स्रोत हैं। इसका कार्य क्या होता है, आंखों व त्वचा को स्वस्थ रखते हैं। अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या होगा, आंखों का रोग, जिसे अपन ने क्या कहा, रतौंधी रोग कहा। इंसान को ना रात में दिखता नहीं है ढंग से इसमें, ठीक है, रतौंधी। ठीक है, दूसरा अपन बात करते हैं विटामिन B1। B1 में क्या होगा, देखो B1 का जो यहाँ पर काम है वो वृद्धि और परिवर्धन का काम है। इसके स्रोत क्या है, दूध, मटर, अनाज, हरी सब्जियां, मांस। अगर B1 की कमी हो जाएगी तो अपने कौन सा रोग हो जाता है, बेरी रोग हो जाता है B1 की कमी से। तो देखो, बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है B12। B कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आएगा ये, वो पहले पढ़ा वो B1 था, ये B12 है। यहाँ पर इसका स्रोत लीवर, अंडा, दूध, मछली। अगर B12 की कमी हो जाती है तो आपके रक्त अल्पता हो जाती है। क्या, रक्ताल्पता हो जाती है, जिसे अपन कहते हैं एनीमिया। ठीक है, तो यहाँ पर लाल रक्त कोशिकाओं का बनना इसका कार्य होता है, रक्त अल्पता हो जाती है अगर इसकी कमी हुई तो। आगे बात समझ में ए की और B1 और B12 की। बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी जो है वो आपको खट्टे फलों में मिल जाता है, जैसे कि अगर अपन बात करें संतरे की, नींबू की, खट्टे फल जो होते हैं, जैसे कि आपका संतरा हो गया, आंवला हो गया, तो जितने भी खट्टे फल है उनके अंदर आपको विटामिन सी मिलेगा। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो आपके क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। स्वस्थ वृद्धि, सशक्त रक्त वाहिकाएं के लिए ये अपना जरूरी होता है। स्कर्वी जो कि जिसमें क्या होगा, मसूड़े फूल जाते हैं और रक्त बहता है, मसूड़ों से खून आने लगता है स्कर्वी में। अगला है अपने यहाँ पर विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो आपको कहां से मिलता है, अपन कहते हैं ना कि बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको सूर्य की रोशनी में, यानी कि आपके जो किरण आ रही है उसमें पटक दो, धूप में पटक दो। अपन कहते हैं ना, नया बच्चा जब पैदा होता है कि इसकी हड्डियां मजबूत हो जाएगी, इसको धूप में पटक दो। तो आपके जो विटामिन डी है वो किस में मिलता है, सूर्य की किरणों में, दूध में, साबुत अनाज और सब्जियों में मिल जाएगा। इसकी कमी से जो रोग होगा वो कौन सा होगा, आपका रिकेट्स रोग होगा। ठीक है, देखो
मजबूत हड्डियां व दांतों का निर्माण करेगा आपका विटामिन डी। अगर इसकी कमी हो गई तो रिकेट्स रोग हो जाएगा, जिसमें जो बच्चा है उसकी हड्डियां नरम हो जाती है, विकृत हो जाती है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर विटामिन ई। विटामिन ई जो है, मैंने क्या बताया कि इसकी कमी हो जाएगी तो नपुंसकता आ जाती है। किस किस में मिलता है? वनस्पति तेल, दूध, मक्खन, साबुत अनाज और सब्जियों में। कोशिका झिल्ली को सुरक्षित रखता है, जनन क्षमता को प्रभावित करता है। अगर इसकी कमी हो गई तो नपुंसकता आ जाती है। अगला है अपने यहाँ पर विटामिन के। विटामिन के से खून, यानी कि अगर विटामिन के की कमी हो गई तो आपके क्या होगा, जो रक्त है उसका थक्का नहीं जमेगा। तो देखो हरी सब्जियां जैसे पालक व बंद गोभी रक्त के स्कंदन में सहायता करता है। अगर इसकी कमी हुई तो रक्त का स्कंदन नहीं होगा, घावों से अधिक रक्त बहेगा। ठीक है, तो ये हुए आपके विटामिन। आगे देखिए, यहाँ पर बात करते हैं अब खनिजों की। विटामिन आ गए समझ में, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए हमने वसा पढ़ ली, हमने प्रोटीन पढ़ लिए, हमने पढ़ लिया विटामिनों के बारे में। अब यहाँ पर बात करते हैं हम खनिजों की। खनिज जो होते हैं वो भी हमें थोड़ी ही मात्रा में चाहिए होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा इनकी हमारे शरीर को जरूरी नहीं होती। जैसे बात करें हम यहाँ पर, जैसे कि कैल्शियम हो गया, आपका आयोडीन हो गया। अपन कहते हैं ना कि कैल्शियम वाली चीजें खाया करो, तुम्हारी हड्डियां मजबूत होंगी, यानी कि हड्डियों के लिए अपन को कैल्शियम चाहिए। अपन से कहते हैं ना कि पालक खाया करो, इसमें आयरन होता है, यानी कि लोहा होता है, तो तुम्हारे खून सही बनेगा, है ना। जैसे अपन से कहते हैं ना कि बढ़िया आयोडीन वाला नमक खाया करो, जिससे तुम्हें थायराइड नहीं होए, थायरॉक्सिन की कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो ऐसे जो आपके खनिज होते हैं उनकी हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखो खनिज जैसे कि लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन की आवश्यकता शरीर को अल्प मात्रा में होती है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखे हुए हैं आपके खनिज और इनकी क्या क्या कार्य होते हैं और इनका क्या स्रोत है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोहा, यानी कि Fe। तो जो आयरन है, लोहा है, वो हमें किस में मिलता है? जैसे पालक में, यानी कि पत्ते वाली हरी सब्जियां जो होती है उनमें अपन को लोहा मिलता है। ये लोहा किसके लिए जरूरी है? हमारे हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए। हीमोग्लोबिन किस में पाया जा रहा है? रक्त में। तो यानी कि हरी पत्तियां, पत्ते वाली सब्जियां, शलगम, यीस्ट, अंकुरित बीज, जिगर, अंडे, मांस में आपका क्या होता है? यहाँ पर आयरन यानी कि लोहा होता है, हीमोग्लोबिन बनाता है। इसीलिए तो अपन कहते हैं पालक वाला खाना चाहिए, मेथी वेथी खानी चाहिए, है ना। आगे देखिए, अगला है आपका कैल्शियम। इसको अपन व्यक्त करते हैं Ca से। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो देखो दूध व दूध उत्पाद, जो बच्चे बचपन में दूध कम पीते हैं उनकी हड्डियां थोड़ी सी कमजोर होती है ना। तो ये हड्डियां व दांत मजबूत होते हैं। पेशी संकुचन तथा रक्त का स्कंदन करने में कैल्शियम जरूरी होता है। अब अपन आगे बात करते हैं, अगला है यहाँ पर पोटेशियम। इसको व्यक्त करते हैं K से। तो आपकी जो हरी सब्जियां होती है, पीली सब्जियां होती है, उनपे अपन को पोटेशियम मिलता है। वृद्धि के लिए तथा कोशिकाओं और रक्त के बीच में परासरण संतुलन बनाए रखने के लिए पोटेशियम जरूरी है। अगला है अपना यहाँ पर आयोडीन। क्या आयोडीन यहाँ पर है? समुद्री आहार, आयोडीन युक्त नमक। जैसे अपन कहते हैं ना कि ये वाला नमक खाना चाहिए, इसमें आयोडीन की मात्रा सही है। तो ये शरीर के उपापचय, मस्तिष्क के विकास के लिए आयोडीन जरूरी होता है। साथ के साथ हमारे ना गले में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे अपन कहते हैं थायराइड ग्रंथि, है ना। उस थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो स्त्रावित होता है। अब ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ना, इसके संश्लेषण के लिए अपन को आयोडीन जरूरी होता है, इसीलिए कहते हैं उच्च आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। ठीक है, देखिए आगे जल की बात करते हैं। तो जल हमारे कितना ज्यादा जरूरी है, हमें पता है कि चीजें खाते रहोगे, पानी नहीं पियोगे तो क्या हो जाएगा? पानी नहीं पियोगे, हमारा पूरा शरीर जो है वो कम से कम 60 से 70% पानी से बना हुआ है। तो इसको हर चीज के लिए पानी जरूरी है, यानी कि जल हमारे आहार का मुख्य भाग है। ये हमारे शरीर के 65 से 70% जो है भाग होता है। देखो तुम
जल शरीर के तापमान का नियमन करता है, शरीर के लिए जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए माध्यम प्रदान करता है। तो जितनी भी आपके शरीर के अंदर जैविक प्रक्रियाएं चल रही है उन सभी के लिए जल जरूरी है। ऐसा नहीं है ना कि अपन सिर्फ खाते जाए, पानी नहीं पिए, पानी नहीं पिएंगे तो भाई साहब तुम्हारे कुछ जैविक प्रक्रियाएं ठीक से होंगी ही नहीं। आगे देखिए, बात करते हैं कच्ची सब्जियों की। कच्ची सब्जियों में आहार हमें भोजन की गति को बनाए रखता है, रुक्षांश का निर्माण करता है और कब्ज को दूर करने में सहायक होता है। अपन कहते हैं ना कि सलाद खाना चाहिए खाने से पहले, जिससे क्या होगा कि अपना भोजन वो अच्छे से पचेगा, वो अच्छे से उसका गमन होगा शरीर के अंदर। इसीलिए कच्ची सब्जियां खाने को कहा जाता है। देखिए आगे, शरीर की स्वस्थ वृद्धि, संतुलित आहार किसे कहते हैं? अब यहाँ पर बात करते हैं संतुलित आहार। तो शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए हमें कुछ पोषण की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो हमें उतनी मात्रा में, जितनी मात्रा में हमारे शरीर को जरूरी है उतनी मात्रा में वो भोजन लेना चाहिए। अब बात करें, अगर यहाँ पर कोई एक महिला है, जैसे मान लीजिए वो प्रेग्नेंट है, तो जो प्रेग्नेंट महिला है, जो जिसने गर्भ धारण किया हुआ है, उसको ज्यादा पोषण लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एक जीव पल रहा है, एक बच्चा पल रहा है। तो बच्चा पल रहा है तो उसको भी तो जरूरी होगी ना चीजें। तो देखिए, शरीर के स्वस्थ वृद्धि और विकास के लिए ऐसा भोजन करना चाहिए जिससे सभी आवश्यक पोषक तत्वों से है। संतुलित आहार का मतलब क्या है कि जिसके अंदर सारे आवश्यक पोषक तत्व हों, मात्रा में मिल सके। हर रोज विविध खाद्यों को उचित मात्रा में लेने से संतुलित आहार प्राप्त हो जाता है। संतुलित आहार वह है जिसमें सभी आवश्यक चीजें हो, जिसमें अपने कार्बोहाइड्रेट भी हो, अपने वसा भी हो, अपने प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो और अपने खनिज भी हो। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, जल पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो। पोषकों का अनुपात आयु, लिंग, व्यक्ति की परिस्थिति जैसे गर्भवती महिलाएं आदि पर निर्भर करता है। जो लोग ज्यादा काम करते हैं, जैसे मजदूर लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, उनको ज्यादा मात्रा में पोषक या फिर तत्व या आहार लेना चाहिए। गर्भवती महिला है, उसको ज्यादा आहार लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये अपनी बात हुई पोषक तत्वों की। तो जब हम पोषक तत्व और पोषण पढ़ेंगे तो अपने लिए पाचन तंत्र को पढ़ना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर अपनी आज की कक्षा समाप्त होती है। देखिए, आज की इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है कि आपके पोषक तत्व जो हैं, जो कि अपन को ऊर्जा देते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट, वसा है। आपके शरीर के निर्माण का काम कौन करता है? प्रोटीन है। और आपके शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए आपको विटामिन, खनिजों की जरूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? आपके शर्करा है, आपके सेल्यूलोज है, स्टार्च है। शर्करा जैसे कि आपके फल में हो गया, दूध में हो गया, गन्ने में हो गया, इन सब में आपके शर्करा, मीठी चीजें। बात करते हैं यहाँ पर आपके वसा की। वसा हमें ऊर्जा भी देगी और बाह्य कारकों से सुरक्षा भी प्रदान करेगी। अब ये जो वसा है, इसके स्रोत क्या है? जैसे कि आपका मांस हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, मूंगफली यानी कि मेवे हो गए, ये आपके वसा के स्रोत है। 1 ग्राम वसा के अंदर कितनी एनर्जी, ऊर्जा मिलती है? 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। बात करते हैं अपन प्रोटीन की। प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण खंड है, जैसे कि आपके अंडे, सोयाबीन, दाल, चावल, इन सब में आपके प्रोटीन होता है। बात करते हैं विटामिनों की। तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। ये हमें रोगों से जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता देते हैं। इनकी कम मात्रा ही हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। बहुत लंबे टाइम तक अगर किसी विटामिन की कमी हो गई तो कोई ना कोई रोग हो जाता है, और अगर विटामिन ए और डी की अधिकता हो गई तो उससे भी रोग हो सकता है। अब बात करते हैं 2 प्रकार के, वसा में घुलनशील और आपके जल में घुलनशील। वसा को अपन बोलते हैं फैट, यानी कि कीड़ा फट गया। KEDA वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील। बी कॉम्प्लेक्स और सी। जो ए होता है उसकी कमी से आपका रतौंधी रोग हो जाता है। ए के लिए जो स्रोत है वो टमाटर, हरी सब्जियां, गाजर, ये ए के स्रोत है। दूसरा, अपने बात करते हैं यहाँ पर विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है, जिसमें अपना तंत्रिका तंत्र जो है अफेक्ट होता है, इसको प्रभावित करता है। इसके लिए दूध हो गया, हरी सब्जियां होगी, अंडे हो गए, ये विटामिन B1 के स्रोत है। विटामिन सी
जिसकी कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग में क्या होगा कि अपने मसूड़े प्रभावित होते हैं, मसूड़ों से खून बहने लगता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए जरूरी होता है। किससे मिलेगा आपको? सूरज की रोशनी से मिलता है और आपके हरी सब्जियों से भी मिलता है। तो विटामिन डी जो है उसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसमें जो हड्डियां है वो नरम हो जाती है और विकृत हो जाती है। बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई जो तो होता है उससे नपुंसकता आती है और विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं जमता। बात करते हैं यहाँ पर खनिजों की। तो खनिज जो है उनकी अल्प मात्रा ही हमें जरूरी होती है, जैसे कि कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है। जैसे कि अगर अपन बात करें यहाँ पर आपके आयोडीन की, आयरन की, तो ये सब आपके खनिज होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। बात करते हैं पानी की। तो हमारे शरीर में 60, 65, 70% तक पानी ही जरूरी होता है हर एक जैविक प्रक्रिया को चलाने के लिए। तो ये बात हुई अपने यहाँ पर आज पोषक तत्वों की। मिलेंगे अपन अगली क्लास में पाचन तंत्र के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। और यस, आपको सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।